पीछे करो जरा। हाँ ठीक है, रोक दो, जूम करो, हाँ प्ले करो। हमें मिलने वाली तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान की खौफनाक तरीन इंटेलिजेंस का दफ्तर तेहरान के सेंटर में एक पब्लिक पार्किंग के अंदर है। उन लोगों के बकौल जो किसी न किसी वजह से ईरानी इंटेलिजेंस के जरिए गिरफ्तार हुए बगैर नामो निशान वाले उनके अलग अलग तुम लोग अपना काम कर ही गए। जगह जगह फैले हुए हैं। जनाब, अगर उन्हें पता चल गया कि मल्टी लेवल पार्किंग का ये मोटर रूम है तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। बीबीसी की इज्जत भी खाक में मिल गई और MI6 की भी। इनकी इज्जत ही कितनी है। ना ये कि उनकी सिर्फ इज्जत गई है, बल्कि अब से उनकी बातों पर कोई तवज्जो भी नहीं देने वाला। जी जनाब। नहीं, बुरा नहीं था, अच्छा था। शाबाश लड़कों, अब जाओ अपने काम पर लग जाओ। ये जो आपने हमसे कहा कि ताउन करना चाहते हैं, अच्छी खबर है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और मुझे उम्मीद है कि इस बाबत आपका इरादा अटल होगा। हाँ ऐसे ही है, बस मैं जरा फिक्रमंद हूँ। किस बात को लेकर फिक्रमंद है? देखिए, निज़ाम की निगरां काउंसिल में मेरा मकाम व मर्तबा, इसी तरह मिनिस्ट्री में सलाहकार की हैसियत रखना, ये कोई मामूली ओहदा नहीं है। मैं यहाँ अगर किसी का नाम भी लूँगा तो मसाइल खड़े हो सकते हैं। अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो उसके नताइज भुगतने होंगे। आप तो ये उम्मीद नहीं रखते होंगे ना कि आपके ताल्लुकात के बिना पर कानून नाफिज ना किया जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं निगरां काउंसिल और मिनिस्ट्री में अपना ओहदा गंवा दूंगा। ठीक कह रहा हूँ? मैं दोहरा रहा हूँ, अगर किसी ने गलती की है तो उसका खमियाजा उसे भुगतना होगा। हम कानून के मुताबिक, कानून के हिसाब से सबके साथ बर्ताव करते हैं, और ये बात आप पर भी सादिक आती है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साथ आपका ताउन आपकी सरनविश पर गहरा असर डालेगा। अच्छा तो बताइए, आप मुझसे चाहते क्या हैं? क्योंकि सारी वीडियो देखने में काफी वक्त लगेगा, फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखें। अगर जरूरत पड़ी तो हम वीडियो भी देख लेंगे। मतलब उस वक्त से मुझ पर निगरानी रखी गई थी? इससे भी कहीं पहले से। आपने स्वाज यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम के दौरान ही ये साबित कर दिया था कि गैर मुल्की सीक्रेट एजेंसियों के साथ ताउन के लिए अच्छी तरह से तैयार और ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन फिलहाल हमारी तवज्जो 1+5 ग्रुप के मुज़ाकरात के वक्त आपकी मौजूदगी से मुताल्लिक है। इस पर हम बात करेंगे। उन नशिस्तों में आपकी मौजूदगी और अब्दुल रसूल अशरफी, सईद वारिस्ता और शरीफ के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बताएं। अच्छा तो मैं इस बारे में क्या बताऊं? सबसे पहले अब्दुल रसूल अशरफी से ताल्लुकात के बारे में बताएं।
शफी साहब से बराह रास्त मेरा कोई राब्ता नहीं था, बस वो वियना में उनसे कई बार राब्ता हुआ था। तफसील से बताएं। मैं 5+1 टीम में मुज़ाकरात के मौके पर सलाहकार की हैसियत से ईरानी टीम में था। इसीलिए इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों और ईरानी खबरों के इनकास के मसले को लेकर जहां मुज़ाकरात होने होते थे, हफ्ता 10 दिन पहले ही वहां चला जाया करता था ताकि वहां जाकर हालात का जायजा ले सकूं। उस हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप किन लोगों से मिला करते थे? मैं इंटरनेशनल रिपोर्टरों और न्यूज़ एजेंसियों से राब्ता रखता था। बस? जैसा कि मुझे याद आ रहा है इतना ही था। और ज्यादा सोचें। और कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, बस इतना ही था। जी हाँ, कई मरतबा इनसे भी मुलाकात हुई है। उनका नाम क्या है? विनकिंसन। फर्स्ट नेम? उनका फर्स्ट नेम, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वोल्टर होना चाहिए। उनका पेशा क्या है? वो इंग्लैंड की तरफ से मुज़ाकरात के निगरान थे। नहीं, सही से पेशा बताएं। बस यही था। इंग्लैंड की हुकूमत ने इन्हें मुज़ाकरात की निगरानी पर रखा था। मैं बस इतना ही जानता हूँ। इनसे आपका तारुफ किसने कराया? इनका तारुफ, अगर मैं भूल नहीं रहा तो लंदन में एक दोस्त ने कराया था। आपके उस दोस्त की तफसील क्या है? मूसापुर साहब, उसका नाम बताएं मुझे। जी, शार्लोट था। लास्ट नेम? शार्लोट वॉलर। अगर सही कह रहा हूं तो इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, लेकिन सभी इनको शार्लेट के नाम से जानते थे। इनमें से कौन सी है? बाएं से दूसरी। इनका पेशा? इंग्लैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती थी। मूसापुर साहब, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपने गलत मालूमात दी और पूरी सच्चाई बताने से गुरेज किया, जिसकी वजह से इस केस को आगे बढ़ाने में नुकसान पहुंचेगा, तो ये आपके फायदे में नहीं होगा। मैं फिर से पूछता हूं, ये खातून करती क्या हैं? ज़रूर इनका इंग्लैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री में बड़ा ओहदा होगा, तभी तो यहाँ ईरान की एम्बेसी में हैं। किस शोबे में? अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में ईरानी डेस्क की इंचार्ज हैं। आपकी पहचान इन खातून से कैसे हुई? आशनाई की कोई खास बात तो नहीं है। जब हम स्टूडेंट थे तो यूनिवर्सिटी में इनको देखा करता था, उसी वक्त से इनको पहचानता हूँ। इनका आना जाना बहुत था। शायद ये किसी मौजू पर रिसर्च कर रही थी। ईरान के बारे में? जी हाँ, ईरान के मसाइल पर रिसर्च कर रही थी और बहुत से ईरानी स्टूडेंट्स के साथ इनका राब्ता भी था। किन ईरानी स्टूडेंट्स के साथ इनके ताल्लुकात थे? इस वाक़े को बहुत बरस गुजर गए, वाकई मुझे याद नहीं आ रहा है। इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स राब्ते में थे, सही से याद नहीं है। अच्छी बात है। ये रहा कलम, ये रहा कागज आपकी खिदमत में। मुझे उन तमाम ईरानियों के नाम चाहिए जिनके ताल्लुकात शार्लोट वालर से थे, चाहे वो स्टूडेंट हों या ना हों। आप लिख कर रखिए, मैं अभी आता हूँ।
वाला नंबर मेरे ही नाम है, लेकिन ऑस्ट्रिया का नंबर मुझे एजेंट ने दिया था। और तुम्हारा ईमेल, क्या ईमेल के जरिए भी तुम्हारी बातचीत हुई थी? क्या आपस में कोई पैगाम रसानी हुई थी? मैं जो शरीफ को रिपोर्ट दिया करता था वो ज़्यादातर ईरानी टीम के मुज़ाकरात की खुफिया रिपोर्टें हुआ करती थी और मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी रिपोर्ट दिया करता था। मैं जो भी सीक्रेट खबरें होती थी उन्हें दे दिया करता था और वो उनको दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करता था। मुझे लगता है तुम्हारे पास भी वो रिपोर्टें पहुंचा करती थी। सही कह रहा हूँ ना मैं? शार्लोट, तुमने तो कहा कि शरीफ ईरान में नहीं है, वो कहाँ चला गया? माफ कीजिएगा, $5 मिलियन गुलाम रजा रहमानी के लंदन के अकाउंट में जमा हुए हैं। $5 मिलियन? जी हाँ। मुतमईन हो कि ये सारा पैसा गुलाम रजा रहमानी के अकाउंट में गया है? इक्तिसादी उमूर के लोगों ने और लंदन में हमारे एजेंट ने भी तस्दीक की है। $5 मिलियन। रसूल जी, तुम जरा मेहरबानी करके इसे मेरे सिस्टम पर भेज दो। मेहरबानी। जी जरूर। ये $5 मिलियन, ये वो पैसा हो सकता है जो रहमानी उस मैक्सिकन आदमी से लेना चाहता था। क्या नाम था उसका? फेडरिक रमानी। फेडरिक रमानी से मिरास में मिलता। जी जनाब, यही है। देखिए, ये उन पैसों की रसीद है जिसे गुलाम रजा रहमानी ने कोर्ट की फीस और तनख्वाह हासिल करने के लिए जमा की है। जरा तवज्जो दीजिए, यहाँ लिखा है कि मिस्री निजात फेडरिक रमानी की $100 मिलियन की नकद रकम 4 दिन पहले गुलाम रजा रहमानी को दी गई है और यह है होने वाले अखराजात की रसीद। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बरतानिया की इंटेलिजेंस की हिमायत के बगैर मैक्सिकन गवर्नमेंट को कायल करना मुमकिन ना था कि मिस्री उल असद मैक्सिकन बाशिंदे का वारिस है। जी, इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने कल से सोने के सिक्के बेचना शुरू कर दिया है। सच में? जी हाँ। ये तो पागलपन है। सबको हैरानी हो रही है। ऐसी हालत में जबकि कौमी करेंसी की कीमत घट गई है कि जिसको मुल्क का असली तवाजुन कहा जाता है, एक तरह से इक्तिसादी खुदकुशी है। वो भी फरोख्त के ऐसे हालात में। कहते हैं जिसका जितना दिल चाहे सोने के सिक्के खरीद सकता है। इसका सीधा मतलब है मुल्क का खजाना खाली करना चाहते हैं। अभी जनाब हालत ये हो गई है कि गैर मुल्की करेंसी के स्मगलर्स ने खास मकसद के तहत मार्केट को सोने के सिक्कों से खाली कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क में सोने के सिक्कों की कीमत आसमान छूने लगी है और दूसरी तरफ करेंसी और सोने के सिक्कों का तवाजुन बिगड़ गया है। नतीजा ये हुआ है कि गैर मुल्की करेंसी की कीमत बढ़ गई और ये इस बात का मूजिब होगा कि बहुत कम अरसे में लोगों की कुव्वत खरीद घट जाएगी। जबकि डॉलर किसके अख्तियार में होता है? सेंट्रल बैंक और बड़े एजेंट्स। जबकि कीमत में इजाफे से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे खौफनाक तस्वीर यह है जनाब, यही बड़े सरमायादार और एजेंट्स लोग सोने और ज़र मुबादला की बढ़ती कीमतों से सबसे ज्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी उन्होंने की है। आपको यकीन नहीं आएगा जनाब, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सिक्कों की खरीदारी की है। आप देखिए, उसकी 48 घंटों की लिस्ट है मेरे पास। आप जरा इस वहीद मसूदी को देखिए। इस वहीद मसूदी ने सेंट्रल बैंक से 36 घंटों के अंदर 12,000 सिक्के खरीदे हैं, जिससे उनकी नीयत का साफ पता चलता है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के सेंट्रल बैंक का नायब गवर्नर मुल्क की कौमी करेंसी पर वार कर दे? मैंने अपनी मुलाजमत के दौर में कभी ऐसा नहीं देखा। यकीन ही नहीं हो रहा है। शक ना करो मोहम्मद, अगर इस तरह से लोग खरीदारी किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर सिक्के की कीमत 2 लाख भी हो जाए तो एक भी नहीं बेचेंगे। एक्सचेंज मार्केट में इस उथल पुथल के पीछे कौमी करेंसी को गिराना और मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करना है। इस तरह तो सब बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल मोहम्मद, अब हम नहीं रुक सकते हैं। कार्रवाई शुरू करो, अदलिया के साथ राबिता करो और रहमानी और उसकी टीम के खिलाफ वारंट निकलवाओ। अब खत्म करो इसे मोहम्मद, खत्म करो। जी जनाब।
फरशीद पोजीशन? सब कुछ कंट्रोल में है जनाब। शिकार उससे अंदर ही होना चाहिए। अंदर होगा का क्या मतलब, यानी नहीं हो सकता है? नहीं जनाब, अंदर ही होना चाहिए। निकलने की रिपोर्ट नहीं मिली है। उसकी कार तो अभी तक पार्किंग में ही है। हमारे आदमियों ने BTS से पता लगाया है कि उसका मोबाइल अभी अंदर ही है। ये तो डॉक्टर फरमंद के बेटे वाला हाल हो गया। पिछले साल हमें इसी तरह धोखा हुआ था। कहा गया उसका फोन और कार दोनों ही पार्किंग में। क्या वो हमारे लिए सबक नहीं था? फरशीद जी जनाब। अभी इसी वक्त स्कॉट के साथ जाओ और देखो वो अपने ऑफिस में है या नहीं। अभी जाता हूँ। फरमाइए, किससे काम है? सलाम। रहमानी साहब के लिए एक पार्सल लेकर आया हूँ। ऊपर जाइए। शुक्रिया। मोहतरमा नेकपुर। जी बोलिए। सलाम। 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 फरमाइए। कैसी हैं आप? ये रहमानी साहब की कंपनी है। जी बोलिए। उनके लिए एक पार्सल लाया हूँ। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। जी नहीं, मुझे खुद उनके हाथ में देना होगा। मैं यहाँ इसीलिए हूँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको ये दे दूंगी। नहीं, मुझसे कहा गया है कि उनके हाथ में ही देना और फौरन जवाब लेकर आना। आप लाइए, मुझे दे दीजिए, अगर वो कोई जवाब देंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अभी उन्हें दे देंगी ना? जी हाँ। वो है? हाँ है। आप मुतमईन है ना? जी है वो। ये लीजिए। शुक्रिया। आप यहीं पर रुककर इंतजार कीजिए, मैं अभी जवाब देती हूँ। माफ कीजिएगा, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? जरा मैं हाथ मुंह धो लूं। वॉशरूम उस तरफ है। जी शुक्रिया। मैंने टैक्सी की थी और ये मेरी कंपनी का दफ्तर है। आप चलिए, बाद में पता चलेगा। चलिए चलिए चलिए। आप जाइए, आप ये नहीं जाएंगी, ठीक है? मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। चलिए चलिए, आप लोग जाइए यहाँ से, भीड़ ना लगाइए यहाँ। चलिए आप हटिए। डॉक्टर साहब, ये लेटर आपके लिए आया है। चलिए चलिए चलिए, आइए इधर चलिए। चलिए, रास्ता दीजिए। हटिए हटिए यहाँ से, हटाओ इसको। बोलो फरशीद। जनाब, मैंने उसे देख लिया है, यहीं पे है। बहुत अच्छा। दोस्तों, कार्रवाई के लिए तैयार रहो, हम अंदर जाएंगे। जैमर को एक्टिव रखो। कार्रवाई की जगह की सभी लाइनों काट दो। जी। सलाम। सलाम। कैसे हैं आप? जी फरमाइए। यूसुफ, देखो उनको। जरा एक मिनट रुक जाइए आप लोग। सलाम। कैसे हैं आप? वो लोग तुम लिफ्ट की तरफ जाओ और तुम इधर ही रहो। आप तशरीफ रखिए, बाद में सब पता चल जाएगा। अहमद, तुम दरवाजे पर रहो, ठीक है? सलाम। कहाँ है? वो उस कोने में। तुम बैठो, अपनी लोग जगह कौन पे है? बैठो। क्या कर रहे हैं? खामोश रहो। आप लोग हैं कौन? आखिर हो क्या रहा है?
ये कौन सारे बंद के पड़े हैं? करीमी साहिबा। सलाम। तुम जाओ, इन सब के सामान समेटो और एक जगह करो और सभी सबूतों को जब्त कर लो। कोई भी यहाँ से हिले नहीं, सारे सबूत चेक होने चाहिए। कोई सराय है जो तुम सभी मुंह उठाए चले आए हो यहाँ? मुकीमी साहब। रहमानी साहब, इजाजत दें। इस हुक्म के मुताबिक आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग अपनी अपनी जगहों पर रहिए और कोई चीज उठाइएगा मत। बैठिए, आप सब लोग बैठिए, यहाँ पर बैठ जाइए। गिरफ्तार? बंद करो ये बकवास। क्या तमाशा लगा रखा है? ये तो बताओ तुम हो कौन? आपको हमारे साथ चलना होगा डॉक्टर साहब। मैंने पूछा कि तुम हो कौन? आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। जरूर तुमसे कहा गया होगा कि मैं कौन हूँ और ये कौन सी जगह है। जी हाँ, जानता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं ये काम जरूर करूंगा और अभी आप पर है कि आप हमारे साथ कैसे चलेंगे। आप जहमत न उठाएं डॉक्टर साहब, सारी लाइनें बंद हैं अभी। देखो बात सुनो लड़के, ये कि तुम कौन हो और कहां से आए हो इसका मुझसे रब्त नहीं है, लेकिन ये जरूर जानते हो कि जबरदस्ती मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना? रहमानी साहब, जबरदस्ती की बात नहीं है। जो ऑर्डर आपने देखा उसके मुताबिक मेरी ये कानूनी जिम्मेदारी है कि मैं आपको यहाँ से लेकर के जाऊं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अगर तुमने ये सोचा है कि मेरे खिलाफ साजिश करके मेरे चचाजाद को चोट पहुंचाओगे तो ये तुम्हारी जबरदस्त भूल होगी। समझ रहे हो ना? मुझे गिरफ्तार करोगे? क्या मजाक है? सुनो लड़के, मैं इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदेदार का सबसे बड़ा सलाहकार हूं। मैं उनका चचाजाद हूं। ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ जो भी चाहूं वो करूंगा। कोई मुझे रोक सकता है क्या? अभी जितनी मेरी फोन लाइंस काटी हैं उनको शुरू कर दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। डॉक्टर साहब, आला ओहदेदार का चचाजाद तो कुछ भी नहीं है। अगर आला ओहदेदार की गिरफ्तारी का वारंट मेरे पास होगा तो उसे भी लेकर के जाऊंगा। मुलजिम को ले चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। मुतमईन है? मुतमईन हूँ, बिल्कुल मुतमईन हूँ। ले चलो उन्हें। जल्दी जल्दी निकलो यहां से। सुनो। जी जनाब। मैंने दोस्तों को भी बोल दिया है, तुम यहीं पर रुक जाओ। सभी सबूतों और कागजात की फेहरिस्त बनाकर फाइल में यकजा करके रखो जिसे अदालत में पेश किया जा सके। ठीक है। बिल्डिंग में हमारे आने से जाने तक की जितनी भी वीडियो ली गई होंगी उन सबको एक साथ करके हमारे पास ले आना। उसके बाद यहाँ के सारे कैमरों को हमारे कंट्रोल रूम के सिस्टम से जोड़ दो। ठीक है? बहुत अच्छा। हालात बदल गए हैं। आपकी मामूली सी हरकत भी इंटेलिजेंस वालों को चौकन्ना कर देती है। डरते हैं? हाँ बिल्कुल डरता हूँ। झूठ क्यों बोलूं? जीन ने अपनी रिपोर्ट में आपके बारे में लिखा था कि आप बहुत ही दिलेर और हिम्मत वाले आदमी हैं। क्या ऐसा ही है? वो पहले की बात थी। अब ना तो ईरान 3 साल पहले वाला है और ना ही मैं पहले असली वाला। बात पर आइए। देखिए मैडम, मैं आपको नसीहत करता हूँ। अगर आपने ये सोच रखा है कि इस मुल्क के किसी भी कोने में आप जो चाहे वो कर लेंगी और कोई आप पर नजर नहीं रखेगा तो ये आपकी गलती है। पहले जैसा वक्त नहीं है जब अंग्रेज यहाँ पर बगावत करवाया करते थे। छोड़िए इन सब बातों को। जो आपसे मांगा था वो आप लाए हैं? बड़ी मुश्किलों से लाया हूँ। जानती है अगर पकड़ा जाता तो ये लोग क्या हश्र करते मेरा।
इसीलिए आपको इतना अच्छा पैसा दिया जा रहा है। मैं पूछ रही हूँ जो मैंने मांगा था वो आप लाए हैं कि नहीं? ये लिस्ट है रिफाइनरी के उन सामानों की जो अभी अभी ईरान लाए गए हैं। ये स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट है। ये तुम्हारा खाना है। शुक्रिया। ये रोटी। कैसे मिजाज हैं? सलाम। सलाम। रोटी ये नहीं है, ये है। कैदी को ज्यादा भूख लगी है, स्पेशल है ये रोटी। शुक्रिया। अपना खाना ले लो। इब्राहिम शरीफ, अपना खाना ले लो। क्या हो रहा है तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हुआ? सिपाही जल्दी दौड़ के आओ यहाँ। कैदी की हालत ठीक नहीं है, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला करके ले आओ। जल्दी करो, जाओ जल्दी। अभी तो इसकी तबीयत ठीक थी। चलो चलो जल्दी डॉक्टर को बुला के ले आओ। कैदी की हालत ठीक नहीं है, जल्दी डॉक्टर को ले आओ। अभी तो ये ठीक था, एकदम अचानक से क्या हो गया पता नहीं। अंदर जाएं, अंदर जाएं। जल्दी जाओ, जेलर को बुला कर लाओ। मैं तो यही था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। पता नहीं, एकदम से गिर पड़ा। बाहर से भी किसी ने कुछ ला के नहीं दिया, लेकिन एकदम से हम सब तो निगरानी कर ही रहे थे। जो कुछ भी हुआ है अंदर से ही हुआ है, बाहर से कुछ नहीं हुआ। ले जाओ इसे, उठाओ।
ये मजाक कैसा है मेरे साथ? आपको शर्म नहीं आती है? अब्दी साहब, हम तो एक दूसरे को पहचानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूं, और आपको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप कौन हैं। खत्म करें ये सब तमाशा, साफ गोई से पेश आए। बताइए ये सब तमाशा क्या है? जी हाँ गुलाम रजा रहमानी साहब, कोई भी चीज साफ गोई से बेहतर नहीं है। बैठिए। अब्दी साहब, आपके जरिए मेरी गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं आपकी और आपके इदारे की जरूर शिकायत करूंगा। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन क्या है। आपकी गिरफ्तारी अदालत के हुक्म से हुई है, इसलिए अच्छा होगा कि हम हद से आगे ना बढ़े। बैठ जाइए। अब्दी साहब, आज मुल्क के इस हसास दौर में जानते हैं मेरी गिरफ्तारी के नताइज क्या होंगे? उसके बैनुल अक़वामी पहलुओं पर गौर किया है? ये तो बताइए, आप मुल्क की हैसियत की हिफाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सुकून के लिए? मुझे नहीं लगता ये जो आप कह रहे हैं हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। मौजूद है जनाब, मौजूद है। क्या बाइकाट ने लोगों का चैन और सुकून नहीं छीना है? अब्दी साहब, गुजारिश करता हूं कि इससे ज्यादा खराब न करें। काश के बाइकाट हटाने के लिए मगरिब वालों के आगे इतना सर खम ना किया होता और अंदरूनी परेशानियों को खत्म करने का सोचा होता। क्या आप आवाम के भले और चैन सुकून के लिए इंग्लैंड एम्बेसी में आना जाना करते हैं? जी हाँ, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की आज़ादी और लोगों के सुकून को बहाल रख सकूं, ताकि मैं अपनी हद तक मुल्क की इकोनॉमी को तबाह होने से बचा सकूं। जरूर आपकी इक्तसादी कोशिशें मुल्क के वकार और आपके खानदान के सुकून की हिफाजत के लिए थीं, ताकि आपकी इकोनॉमी तबाह ना हो। आपने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया। अगर आपका इशारा मेरे घरेलू मसाइल से है तो मैं एतराफ़ करता हूं कि जी हाँ, मेरी कमजोरी मेरी बेटी है। ये तो बताइए, हमें से कौन ऐसा है जिनकी कमजोरी उनके बच्चे ना हो? हाँ हैं, लेकिन बड़ी दिलेरी की बात होगी अगर हम अपने बच्चों की आखिरत को इस कमजोर पहलू पर कुर्बान ना होने दें। बेहतर होगा कि पुरसुकून तरीके से बात करें। मैं इस बारे में आपसे बात ही नहीं करना चाहता। मैं मुल्क का एक ओहदेदार होने की हैसियत से और कानून के हुक्म के मुताबिक अपने मुल्क के मफादात की हिफाजत के मुताबिक जो भी जरूरी काम होगा वो करूंगा। ओहदेदार? किस चीज के और किसके लिए ओहदेदार हो तुम? कुछ नालायक लोगों को बाज बैंकों में मैनेजर रखवाकर तुम बैतुल माल से खिलवाड़ कर रहे हो। क्या तुम इस बात के ओहदेदार हो कि अपने कामों से मुल्क के बाजार को बिगाड़ो और लोगों के दस्तरखान की रौनक को खत्म करो? ये लोग तुम जैसे ओहदेदारों से लौ लगाए बैठे हैं कि तुम इनकी परेशानियों को हल करोगे। तुम कैसे ओहदेदार हो कि तुम्हें लोगों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है? तुमने अपनी आंखें मूंद ली हैं और अपनी ही फिक्र में तुम मगन हो। क्या तुमने उन भूखों को देखा है जो डस्टबिन के डब्बों में कमर तक घुसकर अपना पेट भरने के लिए रोटी का एक टुकड़ा ढूंढते हैं? फुटपाथ या सड़क के किनारे डब्बों में दुबके सर्दी और गर्मी में गुजर करते लोगों को देखा है? तुम जो कि जिम्मेदार हो, क्या ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है? काश कि तुमने अपनी जबान से ना कहा होता कि जिम्मेदार हो। तुम्हें लोगों से शर्म नहीं आती है? इन लोगों से नजरें मिलाते तुम्हें झिझक नहीं होती जो कि खयानत करते हो? अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं हब्दी साहब। अब जबकि आपने अपनी बात बकौल आपके वाज़े तौर पर कह दी और अपनी भड़ास निकाल ली, तो बेहतर होगा कि अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें और हद से आगे ना बढ़ें। छोड़ दें कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। इत्तेफाक से मेरा काम तुम जैसे लोगों की पहचान करके उन्हें कानून के हवाले करना है। मैंने कोई हुक्म जारी नहीं किया है, लेकिन मैंने इन्हीं आवाम में से एक की हैसियत से अपनी बात कही है, ताकि तुम समझ सको कि बकौल तुम्हारे जिन लोगों के सुकून की तलाश में तुम हो, तुमने उन्हीं के साथ बुरा किया है, बहुत बुरा किया।
बाकी कानून जाने तुम्हारा क्या करना है। अब्दी साहब, अगर ये दरवाजा अभी नहीं खुला और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो इसका अंजाम आपके लिए बहुत बुरा होगा। दरवाजा खोल दिया जाए, रहमानी साहब बाहर जाएंगे। तुम्हारे बॉस ने क्या कहा सुना नहीं? दरवाजा खोलो बच्चे। तुम इन्हें बच्चा कहते हो? जानते हो ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने MI6 को, जिनके साथ तुम कॉफी पीते हो, और वो हमारे खिलाफ तरह तरह की प्लानिंग किया करते हैं। उनके नाकों चने चबुआ दिए हैं। ये वही हैं जो ना होते तो मुसाद और CIA ने इस मुल्क के खिलाफ क्या क्या नहीं किया होता। इस मुल्क और लोगों की उम्मीदें इन्हीं से हैं, जिनको तुम कहते हो कि ये बच्चे हैं। मैंने तुम्हें यहां से जाने को कहा था, लेकिन सीधे जाएंगे जेल। इतनी देर क्यों हो रही है? बॉस इंतजार कर रहे हैं। इसका लॉक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का है। मैं काम कर रहा हूँ, अभी खुलने ही वाला है। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो मेरे दोस्त। हो गया, खुल गया। क्या कर रहे हो? तुमने बंद क्यों कर दिया? सिर्फ बॉस ही देख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है। जनाब, जनरल साहब आए हैं। हाँ, मुझे जैसे ही खबर मिली मैं भागा हुआ चला आ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या खबर हाथ लगी है। ये तस्वीरें ईरानियों के हाथ कैसे लग गईं? अब मेरा मतलब, ओह माय गॉड! बड़ी अजीब बात है। ईरानियन इंटेलिजेंस की न सिर्फ ईरान में बल्कि इलाके में भी हम पर नजर है। इस इलाके में हम क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं इलाके में, और MI6 क्या कर रहा है उसकी खबर भी है। तुमको पता है